सुप्रभात बच्चों। आज का आपका अध्याय है हिंदी का स्मरण शक्ति का विकास। स्मरण माने याददाश्त। उसको हम अपनी याददाश्त को, अपनी स्मरण शक्ति को किस तरह से विकसित कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। स्मरण शक्ति का विकास। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से स्मरण शक्ति की कार्य प्रणाली किस तरह से करती है। कार्य स्मरण शक्ति स्मृति कोष्ठ के कक्ष, विस्मृतियों के कारणों, स्मरण शक्ति के परिष्कार एवं स्मृतिवर्धक सूत्रों की जानकारी दी गई है। यानी स्मृति को कैसे बढ़ाया जाता है, विस्मृति यानी जो हम चीज़ों को भूलते हैं उसके क्या कारण होते हैं। पाठ में वैज्ञानिक आधार पर स्पष्टीकरण देते हुए तथ्यों को बच्चों स्पष्ट किया गया है कि क्या कारण। प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान प्राप्त करने हेतु स्मरण शक्ति का महत्व कौन नहीं जानता, यानी याददाश्त का महत्व। यदि हमें अतीत में प्राप्त किया हुआ ज्ञान भी स्मरण रहे, यानी अतीत जो पहले बीत चुका है उसका, तो हम नया ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट है कि स्मरण शक्ति उस बौद्धिक क्षमता को कहते हैं, यानी बौद्धिक क्षमता मीन्स बच्चों यानी मानसिक। बौद्धिक का मतलब मानसिक क्षमता। जिसके बल पर व्यक्ति अर्जित माने इकट्ठा किया हुआ ज्ञान को, अनुभूत घटनाओं को याद रख सकता है। वैज्ञानिक भी स्मरण शक्ति की कार्य प्रणाली को समझ नहीं पाए हैं अभी तक। मस्तिष्क घटनाओं के रहस्य को किस प्रकार स्मृति में बैठाता है, यह अभी रहस्य बना हुआ है। यह रहस्य है। इसको अभी कोई भी जान नहीं पाया है ढंग से। तथापि वैज्ञानिक ये बात निश्चयपूर्वक कह रहे हैं कि स्मृति में ज्ञान को संचित करने की क्रिया में, संचित मीन्स बच्चों इकट्ठा, अनिवार्यतः मस्तिष्क की नाड़ी कोशिकाओं का हाथ होता है। जो दिमाग में हमारे नाड़ी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं का हाथ होता है। उनके अनुसार स्मरण शक्ति का संबंध मस्तिष्क के उस उच्च भाग से है जो भाषा ज्ञान प्राप्त करते समय तथा जटिल समस्याओं से दो चार होते समय क्रियारत रहता है, यानी कार्यरत रहता है, कार्य करता है। बच्चों, स्मृति कोष्ठ के 3 कक्ष बताए गए हैं। कौन कौन से, उनके बारे में जान लेते हैं हम। कौन कौन से कक्ष हैं इसमें। वैज्ञानिकों ने स्मृति को 3 भेदों में विभक्त किया, यानी 3 भागों में विभाजित किया है। यह भेद तथ्यों को स्मरण रखने की समावधि पर आधारित है। जैसे पहला भेद है, ये तीनों भेद हैं। ज्ञानेंद्रिय परक स्मरण शक्ति, लघुकालीन स्मरण शक्ति, दीर्घकालीन स्मरण शक्ति, यानी थोड़े समय तक और ज़्यादा समय तक। इन तीनों प्रकार की स्मरण शक्तियों के लिए मस्तिष्क के स्मृति कोष्ठ में अलग अलग कक्ष बने हुए हैं, अलग अलग जगह बनी हुई हैं, जो यहाँ दी गई व्याख्या के अनुसार कार्य करती है। जैसे पहला स्मृति कोष्ठ यहाँ दे रखा है, ज्ञानेंद्रिय परक स्मृति कोष्ठ। बच्चों, इस कक्ष में केवल क्षण भर के लिए तथ्यों को याद रखने की क्षमता होती है, यानी कुछ समय के लिए ही हम ज्ञानेंद्रिय परक कोष्ठ में रख सकते हैं उस बात को। जब आप एक पर्वत को देखते हैं तो आँखों द्वारा पर्वत के विषय में ग्रहण की गई सूचना स्मृति कोष्ठ के ज्ञानेंद्रिय परक कक्ष में जाती है। क्षण भर में इसकी स्मृति फीकी पड़ जाती है। यदि इस सूचना को याद रखना हो
तो इसे प्रयत्न करके लघुकालीन स्मृति कक्ष में भेजना पड़ता है, अन्यथा यह स्मृति निकल जाती। दूसरा बच्चों दे रखा है स्मृति कोष्ठ के लघुकालीन स्मृति कक्ष में इस भाग में पहुंचा हुआ ज्ञान उतने समय तक बना रहता है जितने समय तक उसका उपयोग होता रहे, यानी हम रिवाइज करते रहें उस चीज़ को। मान लीजिए आप एक फ़ोन नंबर कहीं से नोट करते हैं तो ये फ़ोन नंबर आपकी स्मृति कक्ष में कुछ समय तक बना रहेगा। यदि आप इस नंबर को बार बार डायल करते हैं तो वो दीर्घकालीन स्मृति कक्ष में जाकर अंकित हो जाता है, यानी ज़्यादा समय के लिए। अन्यथा 20-25 सेकंड में यह नंबर आपकी स्मृति पटल से लुप्त हो जाता है, मिट जाता है। यदि हम बार बार उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा, वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। बच्चों अगला है स्मृति कोष्ठ में दीर्घकालीन स्मृति कक्ष, जिसमें हम ज़्यादा समय तक ध्यान रख सकते हैं। जैसे स्मृति कक्ष, ये जो होता है दीर्घकालीन स्मृति कक्ष, असीमित ज्ञान का भंडार, असीमित जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कुछ अंश तो जीवन भर की संपत्ति बन जाता है। बच्चों इस ज्ञान के बने रहने के पीछे दो कारण होते हैं, इसकी बार बार आवृत्ति अथवा इसके साथ भावात्मक संबंध। उदाहरण स्वरूप यदि किसी व्यक्ति को अचानक मिलने के पश्चात बार बार उससे भेंट होती रहे तो उसकी स्मृति मस्तिष्क में पहली नज़र में अंकित हो जाती है ना बच्चों। दूसरी अवस्था में किसी से पहली नज़र में स्नेह हो जाने पर अथवा कोई दुर्घटना अचानक आंखों के सामने देख लेने पर इसका ज्ञान भावात्मक रूप से मस्तिष्क में अंकित होकर दीर्घकालीन स्मृति के कक्ष में सदा के लिए बैठ जाता, हमेशा के लिए बैठ जाता। बच्चों हम कुछ बातें भूल क्यों जाते हैं, इसके ऊपर विचार करते हैं कि भूलने की क्रिया को स्मरण शक्ति की विपरीत क्रिया कहा जाता है। जिस प्रकार स्मृति समयावधि पर आधारित है और ठीक उसी प्रकार भूलने की क्रिया का भी समय से गहन संबंध होता है। कि मान लीजिए आप एक प्रीति भोज में जाते हैं तथा अनेक लोगों को वहाँ देखते हैं। 1-2 घंटे तक तो आपको याद रहेगा कि किन किन व्यक्तियों को आपने प्रीति भोज में देखा था, परंतु 2-4 दिन बाद आप केवल कुछ लोगों के नाम तथा चेहरे पुनः अपनी स्मृति पटल पर ला सकेंगे। भूलने की क्रिया का विश्लेषण भी वैज्ञानिकों द्वारा ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है, तथापि उन्होंने कुछ तथ्यों की खोज की, क्रिया का विश्लेषण भी खोज की है जो भूलने की क्रिया के लिए उत्तरदायी है। जैसे बच्चों ये तथ्य हैं हस्तक्षेप, कोई बार बार हमें टोके किसी चीज़ के लिए, पुनः स्मरण में अक्षमता यानी हम उसे याद ना करना चाहते हो, अभिप्रेरक विस्मृतियाँ तथा रचनात्मक प्रक्रम। बच्चों इन सब चीज़ों के कारण भी हम विस्मृत कर देते हैं, याद नहीं रख पाते हैं किसी चीज़ों को। जैसे पुनः स्मरण में अक्षमता का अर्थ होता है बच्चों स्मृति में अंकित तथ्यों को समय पर पुनः नहीं याद कर पाना। समय पर हम उन्हें से याद नहीं कर पा रहे हैं, समय निकल जाने के पर वे तथ्य अपने आप स्मरण हो जाते हैं। ऐसी विस्मृति अस्थायी होती है, यानी स्थायी नहीं होती है। उस समय याद नहीं आता, बाद में वो चीज़ हमें याद आ जाती है। इस स्थिति की तुलना वैज्ञानिक कहीं रखकर भूली हुई वस्तु से करते हैं जो समय निकलने के पश्चात अपने आप हाथ लग जाती है ना बच्चों। और कुछ क्या होती है, अभिप्रेरित विस्मृतियाँ होती हैं, उन तथ्यों की होती हैं जिन्हें कोई व्यक्ति जानबूझकर भूलना चाहता है। उसका संबंध अप्रिय घटनाओं से होता है तथा इसी कारण वैज्ञानिक इसे निग्रह अथवा दमन की संज्ञा देते हैं। बुरी बातों को भूलना अथवा कोई बुरा काम करते समय किसी सदुपदेश की अवहेलना करना अभिप्रेरित विस्मृति की सूची में आते हैं।
जो बहुत वैसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं, उन्हें कहते हैं अभिप्रेरित विस्मृतियाँ। अगली होती है बच्चों रचनात्मक प्रक्रम। ऐसे प्रक्रम होते हैं जो अतीत में हुई घटनाओं को व्यक्त करते समय भूले हुए अंशों की मनगढ़ंत तथ्यों से पूरी कर लेते हैं। यानी हम गढ़ लेते हैं मन में, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसे ऐसे, है ना। ये मनगढ़ंत तथ्य रचनात्मक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि पुरानी घटनाओं को विश्वसनीय बना देते हैं। ये नहीं कि ये भूले हुए पुराने अंशों को पुनः स्मृति में लाने से भी रोक देते हैं। अब बच्चों स्मरण शक्ति का परिष्कार कैसे किया जाता है तो उसके बारे में जान लेते हैं कि जो भुलक्कड़ लोगों की स्मृति को पैनी करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के विज्ञान शास्त्री गैरी स्मॉल ने स्मृति को बढ़ाने हेतु एक विधि निकाली है। अब क्या क्या विधियां हैं बच्चों उसमें, जिसमें 4 महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित हैं याददाश्त बढ़ाने के लिए। जैसे विशिष्ट भोजन है, नियमित शारीरिक गतिविधियां हैं, तनाव दमन तथा स्मृति संबंधी व्यायाम भी कहें। जैसे विशिष्ट भोजन, विशिष्ट भोजन में क्या होता है कि गैरी स्मॉल के अनुसार स्मृति को तेज करने हेतु ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जिसमें ओमेगा उपयुक्त अम्ल वर्तमान हो या विद्यमान हो। ये अम्ल ड्राई फ्रूट्स तथा कुछ मछलियों में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ फलों में और हरी सब्जियों में भी विद्यमान होते हैं, जिससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ सकती विशिष्ट भोजन करने से। अगला है बच्चों शारीरिक गतिविधियों से कैसे बढ़ाई जा सकती स्मरण शक्ति। तो गैरी स्मॉल के अनुसार भ्रमण, शरीर को तानना तथा पर्याप्त विश्राम स्मरण शक्ति को बढ़ाने में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त 15 मिनट का दैनिक प्राणायाम भी मस्तिष्क को चुस्त रखने में रामबाण का कार्य करता है। अन्य बातें और होती हैं, अन्य स्मृतियाँ संबंधी व्यायाम इस प्रकार हैं। याद करने वाले तथ्यों को गीतों का रूप दे देना, जैसे 30 है दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, शेष सभी हैं 31 फरवरी के, 28 29। यानी गीतों के रूप में हम किसी चीज़ों को याद कर सकते हैं। या फिर शब्दों के पहले पहले अक्षर मिलाकर एक शब्द बना लेते हैं, जैसे बोर्ड मास यानी फ्रैक्शन। प्रश्न हल करने की विधि याद करने में मदद करता है। विबग्योर यानी इंद्रधनुष के रंगों के नामों के याद रखने में सहायता करता है। गैरी स्मॉल का स्मृतिवर्धक सूत्र निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष बल देता है। वो कौन कौन से तथ्य हैं बेटा, उनके बारे में आगे हम जानते हैं इसमें। जैसे अच्छी निद्रा यानी अच्छी नींद। बच्चों 8 घंटे से कम की निद्रा स्मरण शक्ति को निर्बल बना देती है। सदैव अंधेरे स्वच्छ कमरे में निश्चित होकर शयन करना चाहिए। ध्यान 8 घंटा जरूरी होता है। उसके अलावा गहन श्वास यानी गहरी श्वास, गहरे लंबे श्वासों का व्यायाम मस्तिष्क को ऑक्सीजन की उचित मात्रा प्रदान करता है। सांस को भीतर ले जाकर कुछ पल रोक लेना चाहिए तथा फिर इसे धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। उससे भी हमारी स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बढ़ती है। नियमित व्यायाम, व्यायाम से भी मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्राप्त होती है बच्चों। तनाव घटता है, भूख पड़ती है और मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप स्मरण शक्ति पैनी हो जाती है यानी तेज हो जाती है। उसके अलावा बच्चों संतुलित भोजन से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है। जैसे फलों, हरी सब्जियों, मछली, बादाम, अखरोट आदि का प्रतिदिन सेवन करने से भी स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होती है। उसके अलावा खूब पानी पीना, मस्तिष्क को 72% भाग पानी से बनाए। अतः प्रतिदिन 10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए बच्चों। 10 गिलास पानी अवश्य हमें पीना
चाहिए। इसके अलावा बच्चों धूम्रपान के निकट भी नहीं जाना चाहिए। जहाँ धूम्रपान हो रहा हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। इससे जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मस्तिष्क की ओर ऑक्सीजन का रक्त का संचार ठीक प्रकार से नहीं होता, उससे भी स्मरण शक्ति में हमारे कमी आ जाती। इसके अलावा शराब पीने से मस्तिष्क का स्मृति कोष्ठ सिकुड़ने लग जाता है, यानी छोटा होने लग जाता था। विस्मृतियाँ धीरे धीरे पांव जमाने लग जाती, यानी हमारी याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती। तो बच्चों ये सारे कारण थे हमारी स्मृति कम होने के। इसलिए हमें जो सुझाव दिए गए हैं, हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और हमें थोड़ा व्यायाम अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हमारी स्मरण शक्ति बढ़े और हम सब कुछ याद रख सकें। तो इस तरह बच्चों आपका अध्याय समाप्त होता है।